हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है पुनः आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे 100 प्रश्नों की आज की वीडियो का संग्रह होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। पूरे 100 प्रश्नों को आप लास्ट तक देखिएगा और बहुत आसान प्रश्न है, जिसमें आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आज तक के बने कम से कम 50 से ज़्यादा, लगभग मान लीजिए 60-70 प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ नए प्रश्नों की शोध हुई है। इस प्रकार पूरे 100 प्रश्न को आप देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। केवल प्रैक्टिस सेट होगा, बिना कोई लाग लपेटे के केवल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और आज की वीडियो का ध्येय रहेगा कि 100 में से लगभग आपका 80 से ज़्यादा अगर प्रश्न सही हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका ईवीएस बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल तैयार है पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम पहला प्रश्न की वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो जो आप लोग देखते हैं कि जो वायुदाब होता है, वायुदाब का मापन जो होता है ना, याद रखेंगे ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसका नाम है दोस्तों बैरोमीटर। बिना किसी अन्य ऑप्शन को देखे हुए केवल 100 प्रश्नों को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरोमीटर उसे बोलते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बीटी कपास क्या है? अगर बीटी कपास के बारे में बात करेंगे तो बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल होती है, जिसको जीएम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या दोस्तों? ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? याद रखेंगे, आप लोग देखे हैं कि जो अम्लीय वर्षा में कुछ ना कुछ चीजें हर चीजों में मिलती है, लेकिन मुख्य कारक पूछा है। यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे SO2 होता है। कौन? SO2। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे तो बात करें दोस्तों तो H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, SO2 हो गया, ये सभी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन याद रखेंगे जो मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत होता है तो SO2 होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसका कारण इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा एवं संसाधन है। तो इसी कारण निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो आप तुरंत कहिएगा क्या होगा दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आम पकाने में किस चीज का आप लोग प्रयोग करते हैं? तो आप लोगों को पता है कि CaC2। याद रखेंगे CaC2 रसायन जो होता है आम पकाने में प्रयोग करते हैं और इसका नाम होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? आपको पता है ना कि गंदा पानी पीने से कौन सा बीमारी फैलती है? आप लोगों को बिल्कुल पता है कि जो आप लोग बहुत लोग हैं दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए एड्स नहीं होगा। एड्स जो होता है ना यौन समस्या संबंधित होती है, यौन असंबंध ये असुरक्षा होता है, इसके कारण एड्स फैलता है। लेकिन याद रखेंगे दूषित जल पीने से क्या फैलता है? तो टाइफाइड फैलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यही आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस CO2 आपका बिल्कुल है, N2O भी है दोस्तों, CH4 मेथेन भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? याद रखेंगे जिसके बीज में 2 ही भाग हों उसको हम लोग द्विबीजपत्री पौधा बोलते हैं। और इनमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे उसके बीज में 2 भाग होते हैं। ये बांस होता है? बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। केला होता है? नहीं होता है। गाजर होता है? नहीं होता है। कौन होता है? सरसों होता है। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो जल का अधिग्रहण कहा है दोस्तों कि पौधे में जल का अधिग्रहण या संवहनी उत्तक होता है, जिसका नाम होता है दोस्तों जाइलम, इसके द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि जाइलम जड़ों से पानी और उसमें घुले हुए खनिजों को पौधों को बाकी हिस्सों में पहुंचाने, पत्तियों तक पहुंचाने में काम करती है। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? आप लोगों को बहुत बार बताया दोस्तों,
दोस्तों कि प्रथम साहित्य स्रोत के बारे में पूछे तो वेद जो हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक है और ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है, जिसे हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। तो कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत होगा? तो आपका ऋग्वेद होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। आप लोगों को पता है कि 78% आपका क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है दोस्तों, आपका ऑक्सीजन है। तो दोनों मिलाकर 99% हो जाते हैं। तो आपका हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो जो आप लोग देखिएगा दोस्तों कि पर्यावरणीय अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण मतलब शिक्षा के उद्देश्य से जो बच्चों को भ्रमण कराए जाते हैं, जो घुमाया जाता है, तरह तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो याद रखेंगे, यही आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना है, समाजीकरण को बढ़ावा देना है, टीम बढ़ावा देना है। नहीं दोस्तों, प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखा के बच्चों के अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्सर्जित कराना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं प्रैक्टिस सेट में कुछ दम है, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। और प्यारे आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देख के आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कितना प्रश्न आपने सही किया है, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी मदद हो सके और आपका परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ चले। आगे देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर की हम बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसको कैसे पहचानेंगे, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो शुष्क मिट्टी होती है ना, उसमें मिट्टी के अंदर लवण सांद्रता अधिक होती है, यही शुष्क मिट्टी की पहचान होती है। उसमें जल ज़्यादा होगा, जलोढ़ मिट्टी के अंदर जल ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। पौधे को प्रकाश प्राप्त नहीं मिलता, इसका कुछ मतलब नहीं होगा दोस्तों। लवण में याद रखेंगे, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, यह पहचान है दोस्तों, याद रखेंगे शुष्क मिट्टी की। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे सतत और व्यापक का मतलब होता है विस्तारित मूल्यांकन, और सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर, याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शिक्षार्थियों को कितना नहीं सीखा है जानने के लिए करते हैं दोस्तों, कि शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए करते हैं दोस्तों, कि आपका ये निरंतर मूल्यांकन हेतु रहने से शिक्षार्थियों की परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, इसके लिए करते हैं। तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके लिए जो सतत मूल्यांकन होता है ना, इसी के लिए हम लोग चीज़ों को करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो चरने वाले पशु होते हैं ना, वह वनस्पति को कैसे बदलते हैं या कैसे चरते हैं, इस तरह प्रश्न आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, जो गाय भैंस बकरी ये सब चीज़ें होती है ना, ये पशु होते हैं ना, तो ये पशु जब चरते हैं तो चरने वाले पशु क्या करते हैं, बीज प्रकीर्णन के द्वारा चरते हैं, कि पर परागकरण के द्वारा चरते हैं, कि चुनकर चरते हैं, कि रोग फैलाकर। आप लोग देखते हैं कि जो उन लोगों को घास अच्छी नहीं लगती उनको वह अलग कर देते हैं। तो याद रखेंगे, चरने वाले पशुओं की जो चरने की प्रवृत्ति होती है वो चुनकर चरते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक आपका क्या है, तो याद रखेंगे पोटेशियम और इसके बाद आपका कैल्शियम, दोनों आवश्यक होता है। याद रखेंगे, जब ये प्रश्न बना था तो आयोग ने पोटेशियम एवं कैल्शियम दोनों को सही माना था, लेकिन याद रखेंगे अभी आप इस प्रश्न का गूगल सर्च करके देख लीजिए, कैल्शियम और विटामिन डी ये भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को माना था। और ये चीज़ों को याद रखेंगे, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, आप लोग भी मानिएगा, लेकिन गूगल भी सर्च करिएगा तो आपको प्राथमिकता ऑप्शन नंबर 4 को दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको चीज़ों को ध्यान रखते रहिए। पोटेशियम और जो आपका कैल्शियम होता है वह अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है, और 4 नंबर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही। तो याद रखेंगे, 1 के साथ 4 को भी याद रखिए, लेकिन जब ये प्रश्न बना था तो उस समय आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर माना था। चलिए आगे चलते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट कंचनजंगा है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। यह भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, और विश्व की सबसे तीसरी बड़ी चोटी है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। याद रखेंगे जो प्राथमिक स्तर है, जो 1 to 5 है, इस स्तर पर देखा जाए तो जो शिक्षण की खेल विधि वह आधारित होती है, वह किस पर आधारित होती है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है, कि शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर होती है, कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर होती है, कि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर होती है। दोस्तों तो याद रखिएगा प्यारे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो आधारित होती है वह विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। आपको मैंने बताया दोस्तों 5 परतें होती हैं। इस परत में जो पृथ्वी के पास परत पाई जाती है उसको वायुमंडल की सबसे निचली परत बोलते हैं। और वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल बोलते हैं। यहीं पे मौसम संबंधित घटनाएं होती है, ये चीज याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है? समताप मंडल मिलता है। उससे ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है? मध्य मंडल मिलता है। उसके ऊपर आयन मंडल मिलता है। सबसे ऊपर बहिर्मंडल मिलता है। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। यही लगे हाथ आपको बता दे रहे हैं। पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है? तो समताप मंडल का है। बात इस प्रश्न में आपको मिला है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आगे देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताना है। आप लोगों को पता है कि विटामिन सी की कमी से जो आप लोग देखते हैं कि थकावट हो जाती है, शरीर में मसूड़ों में खून आने लगता है और त्वचा संबंधित अन्य समस्याएं आने लगती है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों? अगर इसमें पूछे तो आप लोगों को पता है कि विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी की पूर्ति के लिए आप क्या खाएंगे? तो खट्टे फल। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है दोस्तों? खट्टे फलों में आपका पाया जाता है विटामिन सी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी? आपको बता दें दोस्तों NCERT पैटर्न से चीजें बनती है और जितने प्रश्न हैं अगर आपको यूपी टेट पास करना है NCERT की बुक के पढ़ जाइए। 1 to 5 पढ़िए, 1 to 8 पढ़िए, यहाँ तक की चीजें पढ़ लीजिए, आपका पर्यावरण अध्ययन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वहीं से प्रश्न बना है जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न था कि भारत की प्रथम महिला IPS अफसर जिनके नाम पर एक पिक्चर बनी है, फिल्म बनी है दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम किरण बेदी है। ये चीजें याद रखना। किरण बेदी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि असम। याद रखेंगे असम लिखा गया है दोस्तों, मिस टाइपिंग है, कि जो आपका असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपको पता है दोस्तों असम में है आपका एक सिंग वाला गैंडा वाला अभ्यारण्य और उस अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आपको पता है ना, मैं तो बहुत चीज़ें बताया हूं दोस्तों, वहां पे बताया हूं आग्नेय चट्टान का उदाहरण। आग्नेय चट्टान जो होती है मैग्मा या लावा को ठंडा होकर जमने से बनती है और इसका जो उदाहरण है याद रखेंगे चूना पत्थर या अवसादी चट्टान होता है, जबकि स्लेट और ग्रेफाइट इसकी कैंतरिक चट्टानें होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आपका बेसाल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? सबको पता है कि समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल तो दिया नहीं, इसका इंग्लिश नाम दे दिया। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को ही बोलते हैं। ये चीज याद रखना। ये जो परत होती है सूर्य की अल्ट्रावायलेट UV किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये चीजें आप लोग याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आपको ये बताना है। सब आपका NCERT पैटर्न से प्रश्न लेता है दोस्तों। NCERT पैटर्न पढ़ने का प्रयास करिए, ऐसा मत करिए कि केवल प्रैक्टिस सेट पे आधारित रहिए। NCERT की बुकें आप पढ़ डालिए जिससे आपका बिल्कुल आसान तरीके से चीजें क्वालिफाई हो सके। तो सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव। याद रखें गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? आपको यही बताना दोस्तों। तो भूकंप की तीव्रता आप किससे नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्यारे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कम समय में एक लंबी प्रैक्टिस सेट मिलती है जो आपकी परीक्षा में एग्जाम को क्वालिफाई कराने में काफ़ी मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिले तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 63 88 46 79 11 पे आपको मैसेज करना होगा। मैसेज में लिखना होगा दोस्तों PDF। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगी। साथ ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा अभिषेक एकेडमी के। वहाँ पे आपको हर वीडियो की बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न प्रीवियस ईयर का है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन की बात करें तो 22 सितंबर को होता है। कब होता है दोस्तों? 22 सितंबर को होता है। चलिए आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है। तो जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम, ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और इसके लेखक का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको 1875 में लिखे थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हों के द्वारा 1875 में पुस्तक लिखी गई थी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी चर्चाओं में रहता है। असम की बहु प्रसिद्ध है, ऐसे आप लोग इसको याद रखते हैं। तो इस तरह आप लोग देखेंगे असम में। कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे असम में जो आपका बिहू लोक नृत्य है वो चलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या बोलते हैं? आपको यही बताना है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य चक्र बोलेंगे, कि श्रृंखला अभिक्रिया बोलेंगे, कि खाद्य जाल बोलेंगे, कि बायोमास का पिरामिड बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बचता है खाद्य चक्र और इसके बाद खाद्य जाल। याद रखेंगे, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल बोलते हैं, और जो ये चक्र होता है दोस्तों एक दूसरे पर आधारित होते हैं, तब हम लोग इसको चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खाद्य जाल, जिसको बोलते हैं फूड वेब। याद रखेंगे, फूड वेब, खाद्य जाल। आगे देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है? याद रखेंगे, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सीमा समुद्र से नहीं लगती है? आप लोगों को पता है दोस्तों, गुजरात की भी लगती है, आप लोगों को पता है गोवा की भी लगती है, आप लोगों को पता है महाराष्ट्र की भी लगती है, लेकिन राजस्थान की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। मैंने तो बताया है, बहुत बार बताया। देखिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो कि हर जगह कहीं भी आप किसी चैनल पे देखेंगे, सब प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ही कहीं पे वीडियो पढ़ाई जाती है। तो याद रखेंगे, जो BOD होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे BOD। इसके माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों? इसके माध्यम से, BOD के माध्यम से क्या किया जाता है? नदी के अंदर प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 शुद्ध जल की पहचान BOD के माध्यम से की जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? वायरस से आपका क्या होता है दोस्तों? याद देखते हैं ना आप लोग कि अगर हमको जुकाम हुआ है तो मेरा जो पास में बैठेगा व्यक्ति, जो मेरे दस्ती का प्रयोग करेगा, जो मेरे कपड़े आदि का प्रयोग करेगा, जो मेरे बिस्तर का प्रयोग करेगा, उसको भी ये चीज़ें फैलेगी। तो जो वायरस संक्रमण से फैलता है उसका नाम क्या है दोस्तों? जुकाम होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आपको यही बताना है। तो भारत में सबसे ज्यादा कृषि को कौन प्रभावित करता है? तापमान प्रभावित करता है, कि आपका आर्द्रता, कि आपका पवन, कि आपका वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है दोस्तों वर्षा। क्या होता है दोस्तों? वर्षा। तो याद रखेंगे, भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तो वर्षा करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है? तो याद रखेंगे, वायुमंडल में जो सबसे बीच वाली परत होती है वह ठंडी परत के नाम से जानी जाती है। याद रखेंगे, यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तरह आप चीज़ों को याद रखेंगे। और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है वह मध्यमंडल होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्यारे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? यही आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मेथेन। आपको पता है CH4 जो होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की बात है। आगे देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? अगर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1973 को। याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, टाइगर की सुरक्षा के लिए, रख रखाव के लिए, बचाव के लिए सब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? याद रखेंगे, जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का नाम देते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप चीज़ों को याद रखेंगे, यह काल्पनिक रेखा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे,
गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क जो है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। मैंने बहुत बार इस प्रश्न को पढ़ा चुका हूं दोस्तों। 940 संबंधी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों की संख्या है, जो काफी दयनीय संख्या है। इसको सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो याद रखेंगे, किसान का मित्र आप लोग जानते हैं केचुआ को बोलते हैं और साथ साथ में सर्प को भी बोलते हैं। याद रखना, सर्प को भी किसान का मित्र बोला जाता है। कहीं कहीं पे, बहुत कम जगहों पे एनसीईआरटी में इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप बोलिएगा कि सर्प को क्यों कहते हैं, तो किसान को नुकसान कौन पहुंचाता है कि चूहा, और चूहा को कौन खाता है, सर्प। इस प्रकार सर्प जो होता है ना, वह चूहे को खाकर किसानों की फसल को नष्ट होने से भी बचाता है। याद रखेंगे। और जो केचुआ होता है वो वर्मी कंपोस्ट उत्पन्न करता है, जो खाद, मिट्टी को खाद में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है, यही आपको बताना है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं। और याद रखेंगे उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव। याद रखेंगे उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। 1973 में आंदोलन स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिला के रेडी गांव से, और इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, जो आपके जीव होते हैं इनके व्यवहारों का अध्ययन किसमें किया जाता है, कौन सी ये आपकी संस्था है जिसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये होती है दोस्तों इथोलॉजी। कौन होती है दोस्तों, तो पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नैतिक विज्ञान बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको इथोलॉजी बोलते हैं। कौन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ये नैतिक विज्ञान इसको हिंदी बोलते हैं, या पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आप लोगों को पता है कि समुद्री शैवाल के अंतर्गत क्या चीजें पाई जाती है, तो आपका सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्या होता है दोस्तों, आयोडीन होता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है प्यारे, आयोडीन का होता है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपने 100 वीडियो के इस प्रश्न में कितना नंबर आपने सही किया है। दोस्तों याद रखेंगे, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर 63 88 46 79 पे आपको कमेंट व्हाट्सअप करना होगा, और इसमें लिखना होगा पीडीएफ। आपको वहां से बिल्कुल इस वीडियो के फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, जो कि आपका लाइकेन होता है। याद रखेंगे, शेक लाइकेन है, परजीवी है कि रसायन पर स्वपोषी है कि अपघटक है कि सहजीवी है, क्या है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि जो ये शेक लाइकेन होता है एक सहजीवी संयोजन होता है, जिसमें शैवाल और कवक दोनों शामिल होते हैं। और इस संबंध में शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, जबकि कवक जो होता है आश्रय, जल और शोषण प्रदान करता है। ये चीज आप लोगों को पता है, तो याद रखेंगे ये क्या होगा, ये सहजीवी का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लाइकेन होता है सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है, काफी चर्चाओं में रहता है सीएनजी। इसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका इंग्लिश नाम, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी नाम। और ये जो होता है दोस्तों, इसको वाहनी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, सीएनजी का ईंधन का इस्तेमाल कहां किया जाता है, वाहनों में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है। याद रखेंगे, जो पर्यावरण जागरूकता है इसका किसके द्वारा सृजन किया जाता है, तो याद रखेंगे व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जो पर्यावरणीय जागरूकता का सृजन होता है दोस्तों, वह क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान को विकसित कराना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी टेट की तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपको मैथ की क्लासेज भी मिलेंगी, आपको हिंदी की क्लासेज मिलेगी, पर्यावरण अध्ययन की क्लासेज मिलेगी, संस्कृत की क्लासेज मिलेगी, जितने भी जो आपकी सीडीपी बाल विकास की क्लासेज है, सब कुछ क्लासेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास भी आप लोग करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 48 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। आपको यही बताना है प्यारे, जो एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका नाम होता है, जो घरों में याद रखेंगे रसोई घरों में इसका प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। तो याद रखेंगे इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों,
पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आपको पता है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत होती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। याद रखना ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें ना हो, अल्ट्रावायलेट किरणें हो, तभी भी इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है, क्योंकि आप लोगों ने स्तनधारी का एग्जाम्पल परिभाषा कितना छोटे थे दोस्तों, तब से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपकी चमगादड़ होती है वह स्तनधारी होती है। स्तनधारी जीव ये जीव कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। याद रखेंगे तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे देती है और उसको दूध पिलाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रात्रिचर आपसे पूछे ना तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा, उल्लू जो है रात्रिचर है, जो रात्र में देखता है, रात्र में चलता है। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो पर्यावरण आप लोग जानते हैं ना कि पर्यावरण जो शब्द है वह परिधन के आवरण से मिलकर बना हुआ है और परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है जो हमको चारों तरफ से घेरी हुई है। तो याद रखेंगे एबॉयटिक एवं बायोटिक घटक होता है कि समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं होती है, चीजें जो हमको घेरती हैं, वही पर्यावरण की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया कि परिधन के आवरण से मिलकर बना है आपका पर्यावरण और इसमें चीजें मिलती है दोस्तों। परिध का मतलब होता है चारों तरफ से, याद रखेंगे, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए, यही हमारा पर्यावरण है। तो वे चीजें जो हमको घेरती हैं वही पर्यावरण होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संस्था में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? याद रखेंगे दोस्तों, बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे आपके मेरे साथी होंगे जो WHO के साथ जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। याद रखेंगे उस संस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो उस संस्था का नाम है यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को होती है यह जो संस्था है दोस्तों। याद रखेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ये संस्था है जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह वन्य में निवास करने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए तरह तरह के तस्करी निरोध संबंधित योजनाएं लाती है या ऐसे चीजों को यह प्रलोभन देती है। ठीक है, आगे देखते हैं 53 नंबर की बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, AgI। याद रखेंगे दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड इसी को बोलते हैं और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए ये आसमान में छिड़काव किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बायोडीजल तैयार किया जाता है, किस पौधे से बायोडीजल तैयार किया जाता है? याद रखेंगे बायोडीजल आमतौर पर जेट्रोफा जैसे पौधों से तैयार किया जाता है, इसके बीजों से तेल प्रयोग किया जाता है और आधुनिक, याद रखेंगे इस समय नहीं भविष्य में, भविष्य का ईंधन इसको बोलते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और रासायनिक प्रविधि से इसको हम तेल बनाते हैं, डीजल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? तो जेट्रोफा एक वृक्ष है, इसके बीजों से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं सिल्वी कल्चर संबंधित है, आपसे कहीं भी पूछे कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है तो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है? उत्तर प्रदेश का यह अभ्यारण्य बहुत चर्चाओं में रहता है। याद रखेंगे ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है दोस्तों? तो चंदौली में। याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों? चंदौली में। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। बहुत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। दोनों ये बहुत चर्चाओं में रहते हैं, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 58 नंबर की बात करते हैं। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? तो याद रखें, आप लोगों को पता है कि द्वितीय श्रेणी वे जानवर होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं या शाकाहारी जीवों को खाते हैं। और इनको बताना दोस्तों, हाथी क्या है? हाथी तो आपका शाकाहारी है, ये तो होगा नहीं दोस्तों। याद रखेंगे जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है वो क्या होगा दोस्तों? सांप होगा, ये भी नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, आपका शेर भी नहीं होगा, शेर तो तृतीय में चला जाएगा, आपका सांप होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं झूम खेती कहाँ होती है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है झूम खेती। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य इसमें से क्या है दोस्तों? तो आपका मेघालय है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय, मिजोरम जैसी जगहों पे होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? तो CO2 को बोलते हैं। किसको दोस्तों बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ये सॉलिड रूप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यही होता है शुष्क बर्फ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो जो प्रेक्षण विधि की सीमाएं कौन कौन सी होती है, यह विधि जो होती है वह मितव्ययी नहीं होती। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। इस विधि के व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जब आप लोगों को ऐसे प्रश्न दे और उसमें दे उपयुक्त सभी, तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने देखा हूँ दोस्तों, यूपी टेट में मैंने इस चीज़ों को फेस किया है कि 90% जो कंडीशन होती है उपयुक्त सभी वाला ही सही होता है। अगर आपको ना आए तो आप सभी चीज़ों को पढ़िएगा और आपको चीज़ें पॉजिटिव लगेगी तो उपयुक्त सभी के साथ जाने की ज़्यादातर संभावनाएं आप लोग रखिएगा प्यारे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अभी भी वीडियो में आपका 40 प्रश्न है लगभग, तो पूरी वीडियो को समाप्त करके ही जाइएगा। बताइएगा आपके कितने प्रश्न को आपने सही किया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा या आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है। चलिए 62 नंबर की बात करते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है आपको बताना है। तो इकोसिस्टम जो होता है, जो आप लोगों को पता भी है दोस्तों, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं। परस्पर क्रिया वाला जीव समुदाय होता है इकोसिस्टम के अंदर, कि किसी स्थान का अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक नहीं होता दोस्तों, अजीवी और जैविक दोनों घटक होता है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र, यहाँ जीव रहते हैं। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित ये तंत्र रहता है। तो बिल्कुल जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित जो तंत्र होता है, इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों 63 नंबर प्रश्न की, कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या था। आप लोग बताइएगा। पहले मनुष्य जो था हाथ और पैर के माध्यम से चलता था, लेकिन जब वह 2 पैरों पर चलने लगा तो उसे किस चीज़ का लाभ मिला। तो शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, बात तो थोड़ा सही है। शरीर का भार कम होना, ऐसा बात है दोस्तों। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अधिक तेज चाल, ऐसा नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे बेस्ट है कि जब उसने दोनों पैर पर चलना स्टार्ट किया तो उसके हाथ फ्री हो गए और मस्तिष्क के अनुसार वह हाथों को तरह तरह चीज़ों में काम करने में, यूज करने में देखने लगा। तो उसका मस्तिष्क जो 2 पैरों पर चलने का सबसे बेस्ट जो कारण मिला, सबसे अच्छा कारण मिला, वो ऑप्शन नंबर 3 मिला। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए 64 नंबर की हम बात करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपको बता भी दिया हूं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। सबसे पास में सूर्य के क्या है दोस्तों, बुध है। आप लोगों को पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण और वरुण, इस क्रम में ये चीजें हैं। मैं आपको बहुत बार रटाया हूं दोस्तों। तो सूर्य के सबसे निकटतम पास क्या है दोस्तों, बुध होगा। ऑप्शन नंबर राइट आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और याद रखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो आपका गुजरात में है। कहाँ दोस्तों, गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करेंगे दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन की। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। कौन निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यही बताना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है निरीक्षण विधि। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ये भी बात सही है दोस्तों। यह एक बाल केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न संरक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। देखिए ये 4 भी सही है, ये 3 भी सही है, आपका 1 भी सही है। आपका 3 नंबर सही नहीं है, तो विशेषता नहीं है, यही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इस पर हम चर्चा करके आपको बता दे रहे हैं। यह बाल केंद्रित विधि है, बात तो सही, यहाँ तो बात तो थोड़ा समझ में आया। लेकिन चलो, निरीक्षण विधि बाल केंद्रित तो होगा कि नहीं होगा, तो हम बात की बात देखेंगे। लेकिन यहाँ पे शिक्षक एक प्रशासक के रूप में काम करता है, और बच्चे के ऊपर आप प्रशासक का यूज नहीं कर सकते हैं। शिक्षक जो होता है वह प्रशासक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, वह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें गलत है तो गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। विशेषता नहीं है दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं 68 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण, यही बताना दोस्तों। तो समस्या, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण क्या है। लक्ष्य केंद्रित विधि है, सर्वजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है। ये बात सभी होगा। जहां ये बात सभी आए वहां पे ज्यादातर संभावनाएं सभी की होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण ये होता है कि यह लक्ष्य केंद्रित होती है, यह सार्वजनिक होती है, यह चयन करने योग्य होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग राइट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, किसी परितंत्र में तथ्यों का चक्रण क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो किसी भी परितंत्र में जो तथ्यों का चक्रण होता है वह जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, कि भू वैज्ञानिक चक्र कहलाता है, कि रासायनिक चक्र कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, रासायनिक चक्र होगा नहीं। अब देखिए इस दोनों ऑप्शन में देखिए, किसी परितंत्र में तथ्यों का चक्रण की बात बोला है। तथ्यों का चक्रण मतलब सभी चीजों का चक्रण की बात कर रहा है, तो जीव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। भू वैज्ञानिक चक्र नहीं कहलाएगा।
आगे देखते हैं इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को इंसुलिन दिया जाता है तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है और आपको पता है कि इसका जो रासायनिक प्रकृति होती है वो प्रोटीन की होती है। किस चीज़ की होती है दोस्तों, यह हार्मोन है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो प्रोटीन की होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखेंगे। तो जो पौधे होते हैं इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखेंगे दोस्तों। जो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो क्या होता है, तो गाय भैंस बकरी, ये जो आप लोग देखते हैं दोस्तों यह प्राथमिक उपभोक्ता है और इनको क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा ज्वर नियंत्रण में औषधि का प्रयोग करते हैं। जो ज्वर नियंत्रण या बुखार आने पर सभी लोगों के मुंह पर रहता है, जो लोग जाते हैं मेडिकल वगैरह पे वो दवा नहीं, वो दवा का नाम ही बोल देते हैं कि थोड़ा पैरासीटामोल की गोली दे दीजिए। तो याद रखेंगे ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली उस औषधि का नाम है दोस्तों पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विटामिन के समूह को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चीजें आप लोग याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। तो दूध से दही बनना कौन सी रासायनिक प्रवृत्ति है, आपको पता होना चाहिए, रासायनिक गति है। याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन है। और याद रखेंगे जो जल से बर्फ बनता है भौतिक परिवर्तन है, कई बार चीजें बन चुकी है। तो दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्मजीवी होता है या दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम लोग 75 नंबर प्रश्न की। मानव रुधिर वर्ग की खोज प्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। याद रखेंगे सर्वप्रथम की बात करें तो जो मानव रुधिर वर्ग की खोज लैड स्टीनर द्वारा की गई थी। कार्ल लैड स्टीनर इनका पूरा नाम है, जो जिन्होंने 1901 में की थी। लैड स्टीनर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रुधिर वर्ग की इन्होंने खोज की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्याज आलू और अदरक है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका प्याज है, आपका आलू है, जो आपका अदरक है, यह सभी जो होती हैं दोस्तों ये रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। इस प्रकार इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्याज का तना यूज करते, आलू का तना, अदरक का तना। तो इसलिए यह जो है दोस्तों आप लोगों को पता है रूपांतरित तने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 77 नंबर की बात करते हैं कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है कौन है दोस्तों। तो जो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव की जो मैंने बहुत बार एग्जाम्पल में आपको बताया कि जो पैरामीशियम होता है एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को याद रखेंगे। और जो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे स्पाइरोगायरा, तो जो आप लोगों को स्पाइरोगायरा चीज जो आप लोग देख रहे हैं ना यह बहुकोशिकीय है। याद रखेंगे क्या है दोस्तों, यह बहुकोशिकीय है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो विषाणु है ना ये एक अकोशिकीय कण है जिसके अंदर जीवित जीव नहीं माने जाते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 78 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। आपको बताना है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, साबुन का जो विस्थापन क्या है या साबुन का उत्पाद क्या है। तो आप लोगों को बता दें इसको क्या बोलते हैं, रीठा बोलते हैं। रीठा एक पादप उत्पाद है जिसका उपयोग साबुन के विकल्प के रूप में किया जाता है। और इसके सूखे फल से याद रखेंगे सैपोनिन नामक एक प्राकृतिक सरकेंट होता है जो पानी के साथ झाग बनाता है। इस प्रकार आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे। रीठा नाम है जो कि आमतौर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जानते होंगे। साबुन उत्पाद का विस्थापन रीठा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से वाहनी ईंधन में किसको आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है। पर्यावरण से नहीं मतलब कि पर्यावरण को उससे हानि ना पहुंचे। कौन है दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाहनों में इसका प्रयोग करते हैं और इसको हम लोग देखते हैं सीएनजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2-3 बार प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। गैसीय अपशिष्ट क्या है, गैसीय अपशिष्ट वह अपशिष्ट होगा जिसको जलाने पर गैस निकलेगा। सब्जी व फलों के छिलके ये गैसीय अपशिष्ट है कि घरों की नालियों का गंदा पानी ये है। खेत खलिहान के निकलने वाला कचरा ये है कि लकड़ी कोयला से जलने वाले धुआं गैसीय रूप है और यही गैसीय अपशिष्ट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे होंगे, बीज द्वारा प्रकटित होंगे, फल द्वारा प्रकटित होंगे, कायनिक जनक द्वारा
जो ये होंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, लाख बात की एक बात, हज़ार बात की एक बात बता दूं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से ऐसे पौधे जो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं, उनका बीजों के द्वारा अगर प्रसारण होता है तो देखते हैं ना, बहुत दूर से बीज आती है तो यहाँ पे बो दिया जाता है, ठीक ना। तो देखते हैं ना कि जो गाँव घरों में जो किसान लोग होते हैं जिस बीज का प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि वह बीज कहाँ कहाँ से किस किस फैक्ट्री से बना कर लाई जाती है। तो सबसे दूर दूर तक जो प्रसारित होते हैं ना पौधे, वह बीजों के द्वारा प्रकृत पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो जहां कहीं भी जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सहभोजिता बोलते हैं। और इस प्रकार अंतःक्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है, उससे कोई हानि नहीं होता है। चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो कौन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, सहभोजी इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा, यही आपको बताना है। तो जो मोर का पोषण तल होगा ना, वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आ रहा है। आप लोगों को पता है जो उसका पिरामिड का शीर्ष कहाँ है दोस्तों, ऊपर है। जैसे देखिए ना, जो मोर सबसे ऊपर है, मोर किसको खा रहा है, अपने निचले को खा रहा है, सांप को खा रहा है। सांप किसको खा रहा है, कीड़े को खा रहा है। कीड़ा किसको खा रहा है, पौधे, हरे पौधे को खा रहा है। तो आपको पता है कि जो तल पूछा है कि मोर का तल कैसा होगा, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर मोर पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस कंडीशन में सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 84 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कायांतरित शैल का उदाहरण क्या होगा। तो याद रखेंगे, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। आपको पता है कायांतरित शैलों का जो उदाहरण होती है वह संगमरमर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता है ना कि महासागरों में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये रटा रटाया प्रश्न है, मैं बिना कोई टाइम लिए बहुत कम समय में 100 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करके उनकी जरूर मदद कर दीजिएगा दोस्तों। ये आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है। चलिए आगे देखते हैं, 86 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। आपको पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं लगे हाथ आपको बता देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, अगर इसकी अध्यक्षता की बात करेगा दोनों की, तो याद रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखेंगे लोकसभा स्पीकर जी करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, लोकसभा स्पीकर करते हैं। ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, 87 नंबर की बात करते हैं। 87 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। तो लगभग 44%। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि सबसे ज़्यादा 44% भूभाग पर भारत की जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी के कारण। इसके अंदर जल ग्रहण करने की जो जल धारण क्षमता होती है काफी तेज होती है। आगे देखते हैं, 88 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर रहते हैं उनको हम प्रथम चरण का उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम चरण का उपभोक्ता बोलते हैं। आप लोग उपभोक्ता के साथ न जाइएगा, क्योंकि वह यहाँ पे लिख दिया है ना कि हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे पर जो निर्भर रहते हैं उसको प्रथम चरण का उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। आगे देखते हैं, प्लेग क्या है। प्लेग किससे फैलता है। तो प्लेग आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया कि जो प्लेग होता है यह जीवाणु जनित बीमारी होता है। कौन जनित दोस्तों, तो जीवाणु जनित बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, भूमध्य जो याद रखेंगे पृथ्वी के मध्य, मतलब इस तरह आप लोग इसको एक ट्रिक के तरीके से याद रखेंगे। यह क्या करता है, यह सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, इसका नाम है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा।
ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जो आप लोग देखते हैं सड़कों के किनारे एक लाइन में पेड़ों को लगाने का एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। ग्रीन मफलर जो होता है यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित रखता है। किससे दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो जो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। मैंने तो बार बार आपको चीजें बता रहा हूं, ये रिपीटेड प्रश्न नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या बोलते हैं? तो जो आप लोगों को मैंने प्रश्न बताया भी हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 बार आपका प्रश्न, सेम प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछ लिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो न्यूनतम पर्यावरणीय जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाला डीजल से तो प्रदूषण फैलता है, हाइड्रोजन, पेट्रोल, कोयला सभी से होते हैं, लेकिन याद रखेंगे हाइड्रोजन से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और याद रखेंगे भविष्य का ईंधन भी पर्यावरण हाइड्रोजन को बोलते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखना, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 96 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है कहाँ पे दोस्तों? तो आपको पता है कि जो दैत्याकार पांडा है ना, यह मुख्य रूप से चीन के सिचुआन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे चीन जो है, संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है वह चीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? आपको पता होना चाहिए। जो भोपाल गैस त्रासदी है वह 2 तारीख को रात्रि में, इस तरह आप लोग याद करते हैं, 2-3 याद रखेंगे, 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी याद रखेंगे? ये भोपाल में, याद रखेंगे, जो ये भोपाल में एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है, उस कंपनी का नाम पूछे तो आप लोग तुरंत बताइएगा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL। और इसके अंदर एक गैस थी जिस गैस का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस जी थी, रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे इसको, ये भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? भोपाल में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार इसका प्रीवियस ईयर प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपार जनधन की हानि हुई थी। आगे देखते हैं, अगला है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? मैंने तो बहुत बार बताया है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। याद रखें, क्रिसमस आप लोगों को पता है ना कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे गर्मी पड़ती है, या जो आप लोग वहाँ का ये जो आप लोग जयमंडली तापन देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो आप लोगों को पता है एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। ये चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? आपको यही बताना है कि जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन है। तो जैविक कीटनाशक में किसका प्रयोग करते हैं? नीम का, नीम के पेड़ के पौधे के बीजों का या पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों को कवर किया दोस्तों। आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा 100 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न को सही किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। थैंक फॉर वॉचिंग।